वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। आपको एक राज बताता हूँ किसी भी कंपनी का, राइट, कि प्रॉफिट कैक वैक सब कुछ कम कैसे करना है जी। व्हेन यू डू डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग ना, तो आपका कम पैसा लगता है। और जब आप घुमा के मार्केटिंग करते हो ना, तो आपका पैसा भी लेट आता है और आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन वगैरह सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। सो और उसमें भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कॉस्ट पर लीड महंगा हो सकता है एक लीड आना, क्योंकि आप अप फ्रंट में अगर बहुत सारे 7-8 फिल्टर डाल दोगे अपने प्रोडक्ट को लेके, तो वो बंदा वहीं पे फिल्टर हो जाएगा। लीड महंगी हो गई, लेकिन जो प्रोडक्ट होगा वो कम में बिकेगा। फिर ये चीज़ मैंने एक्सपेरिमेंट करा और उसी के थ्रू मैं अपना कॉस्ट पर एक्विजिशन बहुत डाउन लेके आया हूँ। मतलब इट जस्ट लाइक कि एक बार ही क्या हुआ, अभी रिसेंटली मैं संजय भाई के साथ बैठा हुआ था। उन्होंने मेरे से बोला कि मैंने बताया कि मुझे 10 साल हो गए यार कंटेंट क्रिएट करते हुए, 8 लाख यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है, इंस्टाग्राम पे 3.5 लाख। कह रहा मुझे 1 साल हुआ है। मैंने कहा 1 साल मैंने क्या गलती कर दी ऐसी? तूने बताया कि मैं इतने बड़े बड़े पॉडकास्टर के उस पर गया हूँ, उसके थ्रू मेरा ब्रांड बहुत ज़्यादा बिल्ड हो गया। He has worked on personal branding, बहुत काम किया है। आई थिंक उन्होंने 1 साल पर्सनल ब्रांडिंग पे ही वर्क किया है। कोई छोटा भी उन्हें, मतलब नॉट छोटा, मतलब हम देखते थे संजय सर कहीं भी जा रहे हैं, हर जगह पॉडकास्ट, हर जगह जाते थे, कोई भी इनवाइट करे वो जाते थे। सो वाज बिल्डिंग हिज पर्सनल ब्रांड ना, उस पे फोकस थे वो। और फिर मैंने भी ना सेम चीज़ ट्राई करने की कोशिश करी जैसे वो करे थे हर जगह पॉडकास्ट पे। लेकिन मुझे एक चीज़ समझनी थी कि मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा है। मतलब ओवर द पास्ट ईयर्स मैंने इतना काम किया, तो डेफिनेटली मेरी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं हर किसी पॉडकास्टर के शो पे नहीं जा सकता या हर जगह नहीं जा सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी वो बन चुका है, वो बिल्डिंग फेज में थे, इसलिए चले गए। राइट। सो एनी हाउ, हम प्रोडक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं कि एक जो प्रोडक्ट है, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे तो उसके आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें होंगी कि जब मैं अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करूँगी तो आप अपना कैक भी देखोगे, लीड भी देखोगे, सिस्टम प्रोसेस भी देखोगे। तो जब आप बनाते हो तो आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं उस वक्त? प्रोडक्ट बिल्डिंग के टाइम पे तो मैं सबसे पहले यही देखती हूँ कि ये प्रोडक्ट पे मेरा का पर कस्टमर एक्विजिशन कितना पैसा जाने वाला है, और उसके बाद मैं मार्केट में इसका क्या प्राइस लाने वाली हूँ, फिर उसके बाद मेरे बैक एंड ऑपरेशन एंड सब कुछ मिला के कितना खर्चा होने वाला है, नेट पैट में कितना करने वाली हूँ। बट मैं फिर यही बोल रही हूँ, मार्केट के अंदर आज की डेट में हम कोशिश करते हैं कि लोग एजुकेट हों, उनमें स्किल्स ऐड हों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो लेटेस्ट स्किल्स हैं वो ऐड करें, बट उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंक्लाइन नहीं होते हैं। तो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आजकल मनी मेकिंग ही चल रहे हैं, जिस पे कस्टमर्स को सीधा यही चाहिए कि मैं कमाऊंगा क्या, मैं पैसा कैसे बनाऊंगा। बट एक्चुअली अगर कोई ठीक से काम करे, बिकॉज पैसा तो आप कमा ही लोगे ना। अगर आपके अंदर आप एक फाउंडर हो, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करना आता है, आपको लेटेस्ट स्किल्स आपके पास हैं, भाई आपका आधा पैसा वहीं कम लगेगा, क्योंकि आपने सिस्टम बिल्ड कर लिए हैं, आपने एआई के थ्रू अपनी सर्विस टीम बिल्ड कर लिया, आपने अपनी कॉल सेंटर की टीम बिल्ड कर लिया, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एआई लगा लिया है। तो स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। बट लोग आज की डेट में प्रोडक्ट मनी मेकिंग मांग रहे हैं, तो मैं वही उसी पे फोकस करूँगी। पहले अपना पूरा कॉस्ट निकालूंगी, फिर पैट देखूंगी किस में ज़्यादा पैट आ रहा है मुझे, मैं उसी पे फोकस करूँगी। अमेजिंग। अभी ना मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एआई जॉब कैसे खा रहा है। राइट। मतलब परसों हमने ना एक हायरिंग डाली हुई थी कि हमें अपॉइंटमेंट सेटर चाहिए जो मीटिंग करा सकते जल्दी। तो क्या हुआ ना, हमने मेरी टीम से एक बात हुई कि ये 70,000 का टूल है, लाइफ टाइम के लिए मिल रहा है, और ये खुद फॉलोअप करेगा और खुद ही ईमेल भेज के आपकी मीटिंग बुक कराएगा, आपको करने की भी ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और हमने वो लगाया, लाइफ टाइम एक जॉब चली गई। सो दैट्स हाउ एआई इज ईटिंग जॉब्स राइट नाउ। और जो एआई के साथ काम नहीं कर रहे हैं ना, एक तो जॉब किन की जाएगी, जो एआई सीख नहीं रहे और अब अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे। वैसे जॉब नहीं कहीं जाने वाली, अगर सीखेंगे नहीं तो जाएगी। इसी पे एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे मैं सर्विस टीम की बात कर रही थी, तो हमारे पास सर्विस टीम में बहुत सारे लोग कस्टमर्स को, जैसे ही कस्टमर प्रोडक्ट परचेज करता था, बिकॉज द कंपनी विद विच आई एम वर्किंग राइट नाउ, दे बिलीव 4.955 रेटिंग ऑन गूगल, तो एक्चुअली सर्विस डिलीवरी में बिलीव करते हैं। तो जैसे ही कस्टमर्स को हम पेमेंट कराते थे, तो उसके बाद उसका एक साइकिल स्टार्ट हो जाता, वेलकम कॉल के बाद टच पॉइंट्स की, उसको कब कब हमें कॉल करना है। अभी कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ हमने एक मोबाइल ऐप वीडियो बना के दे रखी है। एआई के थ्रू वो वीडियो जैसे ही कस्टमर परचेज करता है, जैसे उसका पेमेंट आता है, वो वीडियो चली जाती है, उसके पास कुछ लिंक्स ट्रिगर हो जाते हैं। उसके बाद वो जो पूछता जाता है कस्टमर, एआई उसको असिस्ट करता जाता है। तो आज की डेट में जो इतनी बड़ी सर्विस टीम थी, वो सिर्फ 2 लोग हैं।
क्रेजी यार, क्रेजी। ये दिस इज लाइक, मतलब ये डराने वाली चीज़ भी है, हाँ। बट ये एक पॉइंट भी है कि जहाँ पे आप अपडेट करना चाहिए अपने आप को, अदरवाइज। हाँ, आपको लेटेस्ट स्किल्स तो ज़रूर अपडेट करने चाहिए। फाउंडर हो, जॉब में हो, एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो, बहुत मुश्किल नहीं है AI सीखना, बट लेटेस्ट स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। आपने बहुत सारे स्टार्टअप में भी काम किया है, Right. कंपनीज में भी काम किया है। आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है कि मोस्टली कंपनीज फेल हो जाती है? सर्विसेज पे तो वर्क ही नहीं है, सिर्फ बेचने पे वर्क है। मतलब मैं थोड़ा सा टफ रहूँगी इस पे, बिकॉज आई वॉज हेडिंग सेल्स इन दी कंपनीज, और जहाँ पर हम और अच्छा कर सकते थे, 50 CR 60 CR इन अ मंथ। हम फेल होते हैं जब एक फाउंडर सिर्फ पैसा बोलता है, प्रोडक्ट बेचो। सेल कितनी है? आपकी मैनकॉम मीटिंग्स हो रही हैं जहाँ पर आपके सारे लीडर्स ड्राइव किए जा रहे हैं कि बस चाहिए, इतनी सेल्स चाहिए। कोई ये नहीं पूछ रहा कि इतनी सेल्स होने के बाद कंपनी पे या कस्टमर्स पे इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, क्या रिजल्ट, क्या है, एंड पॉइंट क्या है। कि हमने 50 करोड़ की सेल कर दी, क्या हम 50 करोड़ के जो कस्टमर्स एक्वायर कर रहे हैं हम उनको सर्विसेज दे पाएंगे? भाई पूरा प्रोसेस होता है ना। अगर मैं एज ए फाउंडर हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे 50 करोड़ का बिजनेस चाहिए। डेफिनेटली मैं ये एक पॉइंट रखूँगी, बट इसके साथ बाकी प्रोसेसेस पे ज़रूर पूछूंगी। अगर हम इस महीने 50 करोड़ पे पहुँचते हैं तो इतने कस्टमर्स एक्वायर करने के बाद इनकी सर्विसेज के ऊपर कितना टाइम लगेगा? क्या हमारी बैकएंड में बैंडविड्थ रेडी है? इतने भाई आप ग्रोथ ले रहे हो, आप 50 करोड़ की बात कर रहे हो फ्रॉम 40 CR, चलो 10 CR ही बढ़ रहा है। 10 CR में जितने नए कस्टमर्स आपकी फनल में आ रहे हैं, क्या आप उनको फीड करने के लिए, सर्विस करने के लिए रेडी हो? बट जितनी भी मैनकॉम्स होती हैं या जितने भी फाउंडर्स मैंने देखे हैं या मेरे पास भी कंसल्टिंग के लिए आते हैं, मैम पैसा कमाना है। एक भी फाउंडर नहीं मिला मुझे आज तक, एक्सेप्ट द कंपनी वेयर आई एम वर्किंग राइट नाउ, तभी मैं उसको दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। ही इज़ दी ओनली वन जिसने मुझे एक बार ये बोला था, मैम हमें सेल्स नहीं करनी, ग्रोथ नहीं करनी। अभी जितने कस्टमर एक्वायर कर रखे हैं ना, पहले उनका दिल जीत लो कि उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं। जिस फाउंडर ने ये पकड़ के चल लिया ना, उसका कस्टमर हमेशा रिटेन रहेगा। उसके बाद वो 12 लाख का, 15 लाख का, जितने का भी ले आए प्रोडक्ट, वो बिक जाएगा, क्योंकि आपने, हाँ, दैट्स द गेम। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सॉरी टू कट यू। हमने ना 3 साल इंडस्ट्री में सिर्फ प्रॉब्लम पकड़ी, कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है। इवन इंडिया के जितने बड़े टॉप कोचेज हैं उनको अपने शो पे बुलाया और उनकी प्रॉब्लम ही पूछी, बस प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम क्या है। उसका सॉल्यूशन बनाया एंड एक स्टेटस पे डाला, एक स्टेटस से 4 लाख की सेल, बूम। वाओ। सो हमने क्या करा, वी हैव क्रिएटेड अ वेरी पावरफुल ऑफर। इफ समबडी is watching our offer and if they are not taking our services, then they feel stupid about it, because that is like a no brainer. तो हमने ऑफर को इतना तगड़ा बना दिया ना, मैं इस पॉडकास्ट के बाद आपको ऑफर दिखाऊंगा, ठीक है। दैट इज लाइक क्रेजी। आप उसमें कोई लूप होल ढूंढ ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें हमने इतने गलतियां करी, करते करते उसमें अब प्रोज ही प्रोज बचे, कौन सा बचा ही नहीं है। एंड तभी भी कोई इंसान देखता है ना, उसको बोलता है कि यार दिस इज क्रेजी, आई जस्ट वांटेड टू डू इट। अभी हमारे पास लीड क्यों, मैं बता रहा था कि लीड हमारे पास महंगी आती है। मतलब हमारा अप फ्रंट में ट्रिपल लाइन की लीड हमने रखी हुई है कि इफ़ यू वांट टू टॉक टू अस यू नीड टू पे ट्रिपल लाइन के बाद हमारा एक फिल्टराइजेशन का प्रोसेस है। आप समझना कि हम कंसल्टिंग देते हैं फॉर कोचेस, कंसल्टेंट, एजेंसी ओनर, B2B बिजनेस ओनर, मतलब जिनको लीड्स की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा। आप समझना कितने फिल्टर्स हैं। हमने साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। पहला फिल्टर, इफ़ यू वांटेड टू मेक 1 करोड़, मतलब दोज पीपल आर मेकिंग 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, वही सोच सकता है कि 1 करोड़ पे कैसे पहुंचना है, राइट, है ना। और अगर 1-2 लाख वाला तो सोचेगा भी नहीं, है ना। फिर सेकंड फिल्टर आता है हमारा, इफ़ यू वांटेड टू मेक 10 लाख विदाउट रनिंग एडवर्टीजमेंट। एक हमारा फनल है जिसका नाम है 60 सेकंड डायल फनल, उसके थ्रू हम करा देते हैं। थर्ड फिल्टर है कि इफ़ यू आर अ कोच, कंसल्टेंट, एजेंसी ओनर, सर्विस प्रोवाइडर या B2B बिजनेस ओनर, देन ओनली दिस इज फॉर यू। मतलब एक ऑडियंस को भी हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम सिर्फ इन्हीं के साथ काम करते हैं, बाकी चाहे आपके पास पैसा है कुछ भी हो, हम आपके साथ काम ही नहीं करेंगे, बस इसी ऑडियंस के साथ। फोर्थ फिल्टर आ जाता है, इफ यू आर मेकिंग एटलीस्ट 1.5 लाख इन अ मंथ, देन ओनली दिस इज फॉर यू, अदरवाइज दिस इज नॉट फॉर यू। गलती से मेरे पास आना भी मत। एंड इवन आई एम यूजिंग दिस सेम लैंग्वेज। तो जो 1.5 लाख नहीं बना रहा महीने के, तो वो शायद एलिजिबल ही नहीं है। हमने एलिजिबल कभी नहीं रख रखा। क्यों? अभी आपको पता लगेगा कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। जैसे कोई बंदा अगर 1.5 पूरे 12 महीने बना रहा है, तो 1 महीने की इनकम वो हमारे पास छोड़ सकता है अपनी ग्रोथ के लिए।
इससे क्या हो कि हमने बाइंग कैपेसिटी वाले लगा दी। लगा दी। जिसके पास पैसा ही नहीं वो कट करेगा, छोड़ के चला जाएगा। हाँ, हाँ। फिर मैं अपने कंसल्टेशन का प्राइस बता देता हूँ। देखो अब ये कोई नहीं बताता बाय द वे, आपने बहुत जगह देखा होगा चीज़ें, नहीं तो वेबिनार में घुमा घुमा के बताया, हाँ, वर्कशॉप अपना कोई नहीं बताता। कोई नहीं बताता। एंड में कहेंगे ये फ्री वो फ्री, ये ले लो वो ले लो, 10 मिनट बचे खरीदो। हाँ। हमारा ऐसा ही नहीं, मैं बता दूँ डायरेक्ट हम 1,47,000 की हमारी कंसल्टिंग है। अब जिसके पास पैसा नहीं है वो छोड़ के चला जाएगा, वो राइट ऑडियंस भी नहीं है ना, वो राइट ऑडियंस भी नहीं है, और उसी चक्कर में आपका डिलीवरी सिस्टम भी खराब होता है। कम्युनिटी में गंदी मछलियाँ भी आती है जो सब कुछ खराब करती है। तो हमें माइंडसेट स्टार्टिंग में ही हमने अपने जो कस्टमर जब आ रहा है ना, हमने उसका पहले ही माइंडसेट बिल्ड कर दिया। और जब वो हमारे पास पहुंचा, उसने देखा कि 1.5 लाख रुपए का है और वो हिम्मत कर रहा है, मैंने कहा कि चलो ठीक है 1.5 लाख हम लेंगे। एंड उसके बाद मैं बोलता हूँ कि यू नीड टू पे मी 999 इफ यू वांट टू टॉक टू मी। अब जो बंदा अपना फ़ोन निकाल के यूपीआई कर रहा है, या जो बंदा क्रेडिट कार्ड निकाल के पे कर रहा है, तो उसको पता है कि वो कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या चीज़ें उसको चाहिए। अब जब वो 999 पे करके जा रहा है तब भी हम बात नहीं कर रहे। अच्छा, उसके बाद हम बोलते हैं कि हम आपकी एप्लीकेशन देखेंगे कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। so that fee is for checking the एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अच्छा, ठीक है। उसके बाद वो एप्लीकेशन फिल करता है। उसके बाद हम 2 चीज़ें चेक करते हैं, उसकी बाइंग कैपेसिटी कि उसकी खरीदने की क्षमता है नहीं है, और बाइंग इंटेंट इफ ही इज इनटू द सेम फील्ड, और जो चीज़ हम कर रहे हैं क्या हम उसमें उसकी मदद कर सकते हैं नहीं कर सकते। तभी हम लेते हैं एप्लीकेशन को और तभी हम उनसे बात करते हैं। दिन में अगर मैं 4 मीटिंग कर रहा हूँ, द कन्वर्जन रेट इज़ लाइक 90%। 3 डील क्लोज होंगी, 100% होंगी। एक चलो बाई चांस रीच का डील हो गई, नहीं तो कन्वर्जन रेट इज़ लाइक क्रेजी। मैं नहीं मानता कि अभी इंडिया में कोई इतना कंपनी कर रही होगी इतना ज़्यादा कन्वर्जन रेट होगा, क्योंकि हमने इस पर इतना ज़्यादा वो कर दिया ना, मतलब प्रैक्टिस कर करके। तो दैट्स वाई मेरा पैट आपको पता लगा कि कितना ज़्यादा हाई कितना ज़्यादा है। बट आप एक चीज़ देखो, आपने जो अभी बात करी, जो मैं अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे कि फाउंडर्स जो हैं अपनी सर्विसेज एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे वर्क नहीं करते, वो बस आ जाए। आप वो सारे फिल्टर्स एंड उस पर वर्क करो, तभी आपका पैट इतना हाई है, तभी आपके कस्टमर्स बार बार आपके पास आ रहे हैं।